दोस्तों नमस्कार। वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम थ्री फेज़ मोटर के कुछ एमसीक्यूज़ के बारे में बात करेंगे। दोस्तों ये हमारे पेड टेस्ट सीरीज़ का हिस्सा है जहां ऑनलाइन टेस्ट नंबर 81 हुआ है। साथियों आप इस तरह के टेस्ट देना चाहते हैं तो आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। कंप्लीट मेंबरशिप के लिए आपको कम्युनिटी टैब में व्हाट्सएप नंबर मिलेंगे, वहाँ से आप कॉन्टैक्ट हमारे साथ कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप टेस्ट नहीं भी देते हैं तब भी इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, क्योंकि थ्री फेज़ इंडक्शन मोटर के जितने भी क्वेश्चन हमने इसमें दिए हैं सभी क्वेश्चन को विस्तार से आपको समझाएंगे और पूरी तरह से एक्सप्लेन करेंगे। दोस्तों थ्री फेज़ मोटर के पहले से भी हम बहुत से क्वेश्चन अपलोड कर चुके हैं, इसलिए प्ले लिस्ट में जाकर के उन सभी पहले से अपलोडेड वीडियो को भी देखें, क्योंकि हमारा प्रयास रहता है कि कोई भी क्वेश्चन हम रिपीट नहीं करते हैं, इसलिए आपको हर वीडियो में नए क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। दोस्तों चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसी तरह के अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। नोटिफिकेशन बेल आइकन को आप प्रेस जरूर करें। दोस्तों टेस्ट हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, इसलिए आप आसानी से दोनों भाषाओं में समझ पाएंगे। चलिए दोस्तों आज के क्वेश्चन से शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर है कि रोटर ब्लॉक टेस्ट से हम एक इंडक्शन मोटर में कौन सी हानि ज्ञात करते हैं। दोस्तों ट्रांसफार्मर का शॉर्ट सर्किट टेस्ट, इंडक्शन मोटर का रोटर ब्लॉक टेस्ट और डीसी मोटर का ब्रेक टेस्ट तीनों एक जैसे ही होते हैं और ये कॉपर लॉस ज्ञात करने के लिए किए जाते हैं। ताम्र हानि इसमें हम कैलकुलेट करते हैं। सवाल नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर कि इंडक्शन मोटर में एक रोटर को वोल्टेज कैसे प्राप्त होते हैं। बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत कुछ आपको सिखाएगा भी। दोस्तों इंडक्शन मोटर ठीक ट्रांसफार्मर के जैसे ही होती है और इसका स्टेटर और रोटर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रूप से जुड़े होते हैं, यानी विद्युत चुंबकीय रूप से जुड़े होते हैं। इनके बीच में कोई विद्युतीय कनेक्शन नहीं होता है, कोई यांत्रिक कनेक्शन नहीं होता है। यानी रोटर के पास स्टेटर से जो आता है वो ट्रांसफॉर्मेशन क्रिया के द्वारा आता है, म्यूचुअल इंडक्शन के माध्यम से आता है। इंडक्शन मोटर का जो काम करने का सिद्धांत है वह भी म्यूचुअल इंडक्शन का सिद्धांत ही माना जाता है। रोटर में इंड्यूस ईएमएफ जो है उसको भी स्टैटिक इंड्यूस ईएमएफ ही कहा जाता है, जैसे ट्रांसफार्मर को बोलते हैं। यानी रोटर और स्टेटर वैद्युतिक रूप से आपस में कभी नहीं जुड़े हुए। ट्रांसफॉर्मेशन क्रिया या म्यूचुअल इंडक्शन होता है रोटर और स्टेटर के बीच, उसके माध्यम से रोटर में वोल्टेज आता है। अगला हमारा सवाल, नो लोड पर एक इंडक्शन मोटर का पावर फैक्टर लगभग कितना होता है। तो नो लोड पर इंडक्शन मोटर और ट्रांसफार्मर दोनों का पावर फैक्टर लगभग एक समान होता है। 0.1 से लेकर 0.2 लैगिंग पावर फैक्टर होता है और दोनों का एक जितना ही होता है। अगला हमारा सवाल है कि 6 पोल 50 हर्ट्ज 3 फेज प्रेरण मोटर 980 आरपीएम पर चल रही है, रोटर फ्रीक्वेंसी की गणना करें। देखो सबसे पहले तो इस मोटर में प्रतिशत स्लिप ज्ञात करें आप। प्रतिशत स्लिप के लिए आपको सिंक्रोनस गति की आवश्यकता होगी। 6 पोल 50 हर्ट्ज मोटर की सिंक्रोनस गति 1000 आरपीएम होगी। कैसे दोस्तों, NS बराबर F इंटू 120 अपॉन पोल, फॉर्मूला लगाएंगे ना तो आ जाएगा। अब सिंक्रोनस गति का जो प्रतिशत स्लिप का जो फॉर्मूला है वो होता है सिंक्रोनस गति माइनस रोटर गति बटे सिंक्रोनस गति इंटू 100। तो ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, यानी 1000 माइनस 980 बटे 1000 इंटू 100 करना है। जब आप कैलकुलेशन करोगे तो उत्तर आएगा 2%। स्लिप का मान कितना आया, 2%। दोस्तों आगे एक सवाल आएगा ऐसा ही जिसमें स्लिप पूछी गई थी, तो वहाँ ये मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा, 2% उत्तर करेंगे। ठीक है, अब आते हैं इस क्वेश्चन में। इसमें क्या कहा गया, रोटर फ्रीक्वेंसी की गणना करें। साथियों रोटर फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है S इंटू एफ, यानी स्लिप इंटू सप्लाई फ्रीक्वेंसी। तो स्लिप और सप्लाई फ्रीक्वेंसी का मान कितना है, स्लिप 2% है तो 2/100, सप्लाई फ्रीक्वेंसी का मान है 50 हर्ट्ज। जब आप कैलकुलेशन करोगे तो उत्तर कितना आएगा, 1 हर्ट्ज। क्वेश्चन का आंसर अपना डी हो जाएगा। आगे सवाल पूछा इंडक्शन मोटर के रोटरों के प्रकार। दोस्तों 2 इंडक्शन मोटर के रोटर होते हैं और 2 ही सिंक्रोनस मोटर या फिर अल्टरनेटर के होते हैं। तो केज टाइप और वाउंड रोटर टाइप जो है ना ये तो होते हैं इंडक्शन मोटरों के, जबकि सेलिएंट और सिलेंड्रिकल टाइप के जो है ये होते हैं सिंक्रोनस मोटरों के। यानी सिंक्रोनस मोटर के रोटर होते हैं बेलनाकार और सेलिएंट पोल, जबकि स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर के जो होते हैं वो केज टाइप और वाउंड टाइप होते हैं। अगला हमारा सवाल, 10 HP की 3 फेज प्रेरण मोटर में प्रयुक्त थर्मल ओवरलोड रिले की सेटिंग कितनी होगी। दोस्तों थर्मल ओवरलोड रिले जो होता है ये तापीय सिद्धांत पर काम करता है और लगभग इसकी जो सेटिंग होती है
वो 85% से लेकर 110% तक सेटिंग की जाती है। कौन सा? मोटर की रेटेड करंट का। ज़रूरी नहीं, ओवरलोड का मतलब ये नहीं होता कि निर्धारित मान से ज़्यादा करंट हो तभी ओवरलोड कहलाता है। इसका मैं एक बड़े तरीके से एग्जांपल दूंगा। पहले हम इसको लेते हैं। 10 HP की मोटर है। ध्यान रखना साथियों, 1 HP का 3 फेज मोटर पूर्ण भार पर 1.5 एम्पीयर करंट लेता है। तो 10 HP की मोटर का करंट कितना हो गया? 15 एम्पीयर। तो हमें ये है कि इस मोटर का लगभग रेटेड करंट 15 है, लेकिन वास्तव में क्या होता है कि मोटरें जो होती है ना, वो 10, 11, 12, 13 एम्पीयर करंट ही लेती है, इसलिए 15 एम्पीयर भी नहीं होता। तो जो इसका मोस्टली रहता है वो 10 से 16 एम्पीयर की रेंज की सेटिंग रखी जाती है। यानी मिनिमम 10 होता है और मैक्सिमम 16 होता है। इसी रेंज में ये मोटर काम करती है, यहीं इसकी सेटिंग होती है। अब देखिए ओवरलोड के लिए क्या होता है। मान लीजिए 10 HP की मोटर है, इसका रेटेड करंट कितना है? 15 एम्पीयर। लेकिन दोस्तों जब एक नई मोटर होती है ना, तो वास्तव में वो रेटेड करंट जो कैलकुलेशन कर रहे हैं उससे कम ही लेती है। मान लीजिए मोटर 12 एम्पीयर करंट लेती है, तो इस मोटर के लिए ये 15 एम्पीयर एक ओवरलोड की भांति ही व्यवहार करेगा। इसलिए हम इसकी सेटिंग कहाँ करेंगे? 13-14 एम्पीयर पे कर देंगे। लेकिन मान लीजिए कि इस मोटर की रेटिंग थी 15 एम्पीयर, लेकिन ये रिवाइंड हो चुकी है, पुरानी मोटर हो चुकी है, तो 15-16 एम्पीयर तो इस मोटर का करंट चलने लग जाता है। तो फिर इस मोटर की सेटिंग हम कहाँ करेंगे? 16 एम्पीयर पे कर देंगे। अगला हमारा सवाल है, 3 फेज प्रेरण मोटर 415 वोल्ट और 50 रेटेज की सप्लाई से संयोजित है। मोटर की इनपुट शक्ति 10 किलोवाट है और 4% की इसमें स्लिप है। रोटर कॉपर लॉस की गणना करें। बहुत सिंपल है साथियों। रोटर कॉपर लॉस के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है प्रतिशत स्लिप इंटू स्टेटर की इनपुट पावर। ठीक है, अंशीय स्लिप इंटू स्टेटर की इनपुट पावर। देखो स्लिप का मान 4% दिया हुआ है, तो 4/100 कर देंगे, और इनपुट शक्ति दी हुई है 10 किलोवाट, तो इसको 10,000 वाट से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब आप कैलकुलेशन करोगे तो आपका उत्तर जो आएगा वो 400 वाट आएगा। क्वेश्चन का आंसर अपने बी कर देंगे, तो 400 वाट जो है अपने इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, सवाल पूछा, एक इंडक्शन मोटर के रोटर की जो स्पीड होती है वो कौन सी होती है? हम सब जानते हैं और बहुत आसान सा क्वेश्चन भी है। इंडक्शन मोटर का जो रोटर होता है वो हमेशा सिंक्रोनस गति से कम गति पर चलता है। ऑलवेज लेस देन सिंक्रोनस स्पीड आएगा, यानी सिंक्रोनस गति अधिक और रोटर गति हमेशा कम होती है, और ऐसा वास्तव में होना भी चाहिए। यदि रोटर गति और सिंक्रोनस गति बराबर होगी दोस्तों, ध्यान रखें, तो स्लिप 0 होगी और मोटर का टॉर्क भी 0 हो जाएगा। इस प्रक्रिया को मैग्नेटिक कोगिंग या मैग्नेटिक लॉकिंग भी कहा जाता है। यानी इंडक्शन मोटर में स्लिप होना अनिवार्य है, अदरवाइज हमें टॉर्क प्राप्त नहीं होगा। अगला हमारा सवाल है कि वेरिएबल स्पीड पर हाई स्टार्टिंग टॉर्क प्राप्त करने के लिए किस प्रकार की मोटर का उपयोग करते हैं? ऐसे काम के लिए 3 फेज की स्लिप रिंग मोटर सबसे बेटर मानी जाती है, यानी अच्छा टॉर्क भी है और वेरिएबल स्पीड भी इसमें आती है। यानी भार के आधार पर मोटर की गति जो है वो चेंज हो जाती है, लेकिन अच्छा टॉर्क भी प्रदान करती है। इस मोटर में हाई स्टार्टिंग टॉर्क का कारण रोटर में लगा रेजिस्टेंस होता है। इंडक्शन मोटर का जो स्टार्टिंग टॉर्क है वो रोटर रेजिस्टेंस के हमेशा समानुपाती होता है। केज मोटरों में क्या होता है कि रोटर में शॉर्ट सर्किटेड चालक होते हैं मात्र, इसलिए उसका रेजिस्टेंस कम होता है, और स्लिप रिंग मोटर में वाउंड रोटर होता है और बाहर में भी हम रेजिस्टेंस लगा देते हैं, इसलिए उस मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क जो है वो अधिक होता है। अगला हमारा सवाल है, इंडक्शन मोटर की यदि रोटर बार ओपन हो तो क्या होगा? देखो भाई, जब रोटर बार ओपन होगी ना, तो जो रोटर में EMF इंड्यूस हो रहा है उसमें उसके कारण कोई धारा नहीं चलेगी। जैसे ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी है, अगर उसको ओपन रखेंगे तो क्या होगा? ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी में EMF तो उत्पन्न होगा, लेकिन सेकेंडरी में कोई धारा नहीं चल सकेगी। जब रोटर जालकों में धारा नहीं चलेगी तो रोटर का कोई चुंबकीय क्षेत्र भी नहीं होगा। जब रोटर का चुंबकीय क्षेत्र नहीं होगा तो स्टेटर के साथ वो कोई प्रतिक्रिया भी नहीं करेगा। जब रोटर में कोई बल ही उत्पन्न नहीं होगा तो रोटर घूमेगा कैसे? मेन से मोटर स्टार्ट ही नहीं होगी, मोटर विल नॉट स्टार्ट बी उत्तर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि प्रेरण मोटर में रोटर और स्टेटर के बीच चुंबकीय लॉकिंग की परिघटना को क्या कहा जाता है और इसके बचाव के लिए रोटर में प्रदान किया जाता है? दोस्तों इसका इंग्लिश में कन्वर्ट नहीं कर पाया था, लिखा ही नहीं मैंने, भूल ही गया मैं, लेकिन हिंदी जिनको समझ में आती है वो इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लिया होगा। देखिए, इंडक्शन मोटर में जब रोटर और स्टेटर के बीच चुंबकीय लॉकिंग हो जाती है तो इसको कोगिंग कहा जाता है, और इसके बचाव के लिए रोटर को हम थोड़ा सा
तिरछा बनाते हैं, यानी वो स्टेटर स्लॉट के बिल्कुल समानांतर ना होकर के स्क्यू होते हैं, तो स्क्यूइंग प्रक्रिया अपनाई जाती है। ए ऑप्शन के साथ हमें जाना है कि इस घटना को, यानी ये फिनोमिना जो है वो कोगिंग कहलाता है, और इसके बचाव के लिए हम स्क्यू करते हैं, रोटर खांचों को तिरछा बनाते हैं। आगे सवाल पूछा कि मैग्नेटाइजिंग करंट का कौन सा मान कैसा पावर फैक्टर देता है। दोस्तों, चुंबकन धारा का मान जितना निम्न होगा पावर फैक्टर उतना ही बेटर होगा, उतना ही अच्छा होगा। बी ऑप्शन के साथ हम जाएंगे, यानी ए स्मॉल वैल्यू ऑफ मैग्नेटाइजिंग करंट गिव्स बेटर पावर फैक्टर, यानी जितना छोटा आपका चुंबकन धारा घटक होगा, क्योंकि धारा के दो घटक होते हैं, वास्तविक धारा और चुंबकन धारा, जिस तरह से नो लोड ट्रांसफार्मर में हमने पढ़ा था। अभी हमें बी ऑप्शन के साथ जाना है, स्मॉल एंड बेटर। आगे हमारा सवाल है, 3 फेज स्क्विरल केज मोटर के स्टार्टिंग के समय रोटर फ्रीक्वेंसी का मान कितना होता है। दोस्तों, रोटर फ्रीक्वेंसी जो है वो सीधे सीधे स्लिप पर डिपेंडेड होती है, इस बात को आप ध्यान रखें। यानी सप्लाई फ्रीक्वेंसी का कितना मिलेगा ये स्लिप पर ही डिपेंड करता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि स्टार्टिंग के समय रोटर गति 0 होती है, यानी स्लिप का मान इकाई होता है, इसलिए रोटर फ्रीक्वेंसी जो है वो सप्लाई फ्रीक्वेंसी के बराबर होती है। क्वेश्चन का आंसर अपना ए होगा, इक्वल टू सप्लाई फ्रीक्वेंसी। ये कंडीशन स्टार्टिंग के समय होती है और बाद में धीरे धीरे रोटर की फ्रीक्वेंसी घटती है, ये ध्यान रखना। यानी मोटर की जैसे जैसे गति बढ़ती है रोटर की फ्रीक्वेंसी वैसे वैसे घटती जाती है। क्यों? क्योंकि स्लिप घटती जाती है। आगे हमारा सवाल है कि ड्यूअल स्टार्टर के द्वारा परिचालित एक स्क्विरल केज मोटर में शॉर्ट सर्किट से सुरक्षा कौन प्रदान करता है। साथियों, इसके लिए बैकअप फ्यूज लगाए जाते हैं जो TPIC स्विच में होते हैं, हम सभी जानते होंगे। NPC या इसी का दूसरा नाम होता है कॉन्टेक्टर कॉइल। दोस्तों, ये तो कॉन्टेक्टर की वो कॉइल होती है जिसको सप्लाई मिलने पर और स्टार्ट कमांड देने पर कॉन्टैक्ट को होल्ड करके रखती है और तीनों फेज इसमें से आर पार जाते हैं। ओवरलोड रिले या ओवरलोड कॉइल, ये थर्मल ओवरलोड रिले होती है जो मोटर को ओवरलोड से प्रोटेक्शन प्रदान करती है, लेकिन शॉर्ट सर्किट से प्रोटेक्शन के लिए बैकअप फ्यूज लगाए जाते हैं। सी उत्तर आपका यहाँ पर सही होगा। आगे दोस्तों सवाल पूछा है, इसके बारे में मैं आपको पहले करवा चुका हूँ। 6 पोल 50 हर्ट्ज 980 RPM पर एक इंडक्शन मोटर चल रही है, बताइए स्लिप कितनी है। तो दोस्तों मैं करवा चुका हूँ, 2% स्लिप आएगी। करना क्या है, पहले सिंक्रोनस गति निकाल देंगे फिर स्लिप निकालेंगे। ये सवाल पूरा ऊपर मैं करवा चुका हूँ जहाँ रोटर फ्रीक्वेंसी पूछा था। आगे देखिए सवाल, 3 फेज मोटर की स्पीड कंट्रोल करने की ऐसी कौन सी विधि है जिसमें केवल 2 वेरिएबल स्पीड ही हमें मिल सकती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताऊं तो हमें 1500 RPM मिलेगी या फिर हमें 1000 RPM मिलेगी। दूसरा 1500 RPM मिलेगी या फिर हमें 3000 RPM मिलेगी। बड़ा सीधा और सटीक आंसर हमारे सामने होगा कि पोल की संख्या में परिवर्तन। कैसे दोस्तों, मान लीजिए कि मोटर में 4 पोल है तो 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर उसका स्पीड कितना होगा, 1500 RPM। अब यदि उसमें हम पोल की संख्या को घटाकर 2 कर देंगे तो RPM 3000 हो जाएंगे। पोल की संख्या बढ़ाकर 6 कर देते हैं तो RPM 1000 हो जाएंगे। यानी हम देख रहे हैं कि या तो 3000 या 1500 ले सकते हैं, 1500 या 1000 ले सकते हैं, लेकिन हम 1500 और 1000 के बीच में कोई गति लेना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल 1300 RPM, तो वो संभव इसमें नहीं होती है। क्वेश्चन का आंसर अपना डी रहेगा। दोस्तों आगे सवाल पूछा कि इंडक्शन मोटर में रोटर प्रतिरोध 0.2 ओम, रोटर का रिएक्टेंस 4 ओम है, मैक्सिमम टॉर्क पर स्लिप का मान क्या होगा। दोस्तों अधिकतम टॉर्क के लिए शर्त होती है कि जो स्लिप होती है वो रोटर प्रतिरोध और रोटर प्रतिघात के अनुपात के बराबर होती है। यानी S बराबर R2/X2 यदि होता है तो उस समय मोटर में मैक्सिमम टॉर्क हमें प्राप्त होता है। इस स्लिप की वैल्यूएशन जो आती है, यदि प्रतिशत में निकालेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे और उत्तर आ जाएगा। देखो रोटर का प्रतिरोध 0.2 ओम, रोटर का रिएक्टेंस 4 दिया हुआ है, प्रतिशत के लिए 100 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे। कैलकुलेशन करके उत्तर जब आप मिलान करेंगे तो दोस्तों आपका आंसर 5% यहाँ पर आना चाहिए। बी ऑप्शन के साथ हम जाएंगे। आगे हमारा सवाल, 3 फेज इंडक्शन मोटर के भार की प्रकृति कैसी होती है, नेचर ऑफ लोड। दोस्तों 3 फेज की इंडक्शन मोटर सदैव बैलेंस लोड होती है, इस बात को तो आप याद रखें। हमेशा संतुलित भार होता है,
इसके तीनों फेजों का इम्पीडेंस या तीनों फेजों का रेजिस्टेंस बोल सकते हो आप, हमेशा बराबर होता है। इसलिए तीनों फेजों की लाइन करंट भी लगभग बराबर होती है। हालांकि प्रैक्टिकली थोड़ा बहुत वेरिएशन हो सकता है 1-2 एम्पियर का। वैसे भी नई रिवाइंड मोटर में 3 फेज वाली जो होती है उसके तीनों फेजों में प्लस माइनस 3% का करंट में उतार चढ़ाव मान्य भी होता है। यानी 100 एम्पियर रेटिंग करंट वाला है ना, तो उसके तीनों फेजों में 97 एम्पियर से लेकर 103 एम्पियर के बीच में कोई भी करंट हमें मिल सकती है, तो वो बैलेंस ही मानी जाती है। अब दूसरी बात, इंडक्शन मोटर है तो हमेशा पावर फैक्टर उसका लैगिंग ही होता है, ध्यान रखना। यानी संतुलित भार होगा और लैगिंग पावर फैक्टर होगा, लगभग 0.85 के आसपास पावर फैक्टर माना जाता है। आगे हमारा सवाल, एसी मोटर का एक सर्किट है जिसमें हम फ्यूज भी लगाते हैं और थर्मल कटआउट भी लगाते हैं। तो इस थर्मल कटआउट का उद्देश्य क्या है? तो मैंने दोनों का उद्देश्य आपको अलग अलग बता ही दिया था ना। फ्यूज का काम है शॉर्ट सर्किट से बचाना और थर्मल कटआउट का काम होता है ओवरलोड से बचाना। तो ए ऑप्शन हो जाएगा अपना, प्रोटेक्ट फ्रॉम हेवी लोड, यानी अधिक भार से हमें ये बचाव करता है। और प्रोटेक्शन अगेंस्ट डेड शॉर्ट सर्किट है, इसके लिए फ्यूज होते हैं। यानी शॉर्ट सर्किट और ओवरलोड दोनों एक ही प्रोटेक्टिव डिवाइस जो है वो काम नहीं कर सकती, दोनों के लिए अलग अलग होते हैं इसमें। अगला हमारा सवाल है कि निम्न में से कौन सा 3 फेज प्रेरण मोटर से संबंधित नहीं है? बड़ा सिंपल सा है, हंटिंग 3 फेज इंडक्शन मोटर में कभी नहीं होता। ये सिंक्रोनस मोटर में होता है या फिर ये अल्टरनेटर में हो सकता है, जबकि कोगिंग, क्राउलिंग और स्कीविंग ये तीनों 3 फेज इंडक्शन मोटर के शब्द है। लेकिन दोस्तों चारों ही परिभाषाएं इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको चारों परिभाषाओं के बारे में पता होना जरूरी है। हंटिंग क्या होता है? भार परिवर्तन के कारण रोटर दोलन करने लगता है, यानी जो सिंक्रोनिज्म में बना रहता है, जो रोटर और स्टेटर के बीच मैग्नेटिक लॉकिंग होती है वो टूटने लग जाती है। रोटर उस मैग्नेटिक लॉकिंग से बाहर आने का प्रयास करता है, जिसे हंटिंग कहते हैं। कोगिंग होता है 3 फेज इंडक्शन मोटर में रोटर और स्टेटर के बीच चुंबकीय लॉकिंग हो जाना, जिस वजह से सिंक्रोनस मोटर तो चलती है, जिस वजह से इंडक्शन मोटर चल नहीं पाती है। क्राउलिंग होती है दोस्तों इंडक्शन मोटर का अपनी निर्धारित गति से बहुत कम गति पर चलना, लगभग निर्धारित गति के 7वें भाग पर चलना क्राउलिंग कहलाता है। और स्क्यूइंग होती है रोटर स्लॉट को तिरछा बनाना, जिससे हमिंग नॉइस ख़त्म हो जाता है, टॉर्क एक जैसा प्रदान किया जाता है, प्राप्त होता है, और मैग्नेटिक लॉकिंग समाप्त हो जाता है। कई सारे इसके स्क्यूइंग के फ़ायदे होते हैं। अगला हमारा सवाल, निम्न में से कौन सा स्टार्टर केज मोटर के लिए उपयुक्त नहीं है? बड़ा सिंपल सा है, टोटल हम 4 तरह के स्टार्टर यूज करते हैं। उनमें से रोटर रियोस्टेट टाइप का जो स्टार्टर है वो केवल स्लिपिंग मोटर के लिए होता है, और बाकी सभी जो है वो केज मोटर के लिए है। सामान्यतः ड्यूअल स्टार्टर को 5 HP तक काम में लेते हैं, स्टार डेल्टा स्टार्टर को 10 HP तक काम में लेते हैं, और उसके बाद में ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर आता है, ज़्यादातर 20 HP तक ऑटो ट्रांसफार्मर होता है। उसके बाद में यदि बड़ा हो तो फिर सर्किट ब्रेकर और अलग प्रोटेक्टिव रिले लगती है। अगला हमारा सवाल है कि 3 फेज प्रेरण मोटर में यदि स्लिप 0 हो तो टॉर्क क्या होगा? दोस्तों 3 फेज इंडक्शन मोटर की स्लिप और टॉर्क में 2 विशेषताएं होती है, आपको ध्यान रखना होगा। ये डिपेंड करती है कि हाई स्लिप है या लो स्लिप है, ठीक है ना दोस्तों। हाई स्लिप जब होती है तो इस समय टॉर्क जो है वो स्लिप के व्युत्क्रमानुपाती होता है, और लो स्लिप में टॉर्क जो है वो स्लिप के समानुपाती होता है। यानी मैं आपको एक बार टॉर्क स्लिप का ग्राफ बता देता हूँ। मान लीजिए ये टॉर्क है और ये स्लिप है। देखो स्टार्टिंग के समय क्या होता है कि स्लिप जो है ना वो इकाई होती है, धीरे धीरे स्लिप, मान लीजिए यहाँ पर स्लिप लेते हैं हम और यहाँ पर हम टॉर्क को लेते हैं, तो क्या होता है कि धीरे धीरे जब मोटर का स्पीड बढ़ता है तो फिर स्लिप जो है वो घटता है और टॉर्क बढ़ता है। एक सिचुएशन आती है कि टॉर्क मैक्सिमम हो जाता है, मान लीजिए 0.5 स्लिप तक। उसके बाद में क्या होता है कि जैसे ही स्लिप और घटती है तो फिर टॉर्क भी घटने लग जाता है। तो जब स्लिप का मान 0 है तो इस समय टॉर्क भी क्या होगा? 0 होगा। यानी स्लिप का मान अगर इकाई हो तब भी टॉर्क 0 होगा, और स्लिप का मान 0 है तब भी टॉर्क 0 होगा, क्योंकि इकाई स्लिप हाई हो गया इसलिए व्युत्क्रमानुपाती, 0 स्लिप लो स्लिप हो गई इसलिए समानुपाती। तो अभी उत्तर ए रहेगा। दोनों का ही ध्यान रखना, स्लिप 0 हो तब भी टॉर्क 0, स्लिप इकाई हो तब भी टॉर्क 0 होता है।
अगला हमारा सवाल है कि सिंक्रोनस गति पर परिचालित इंडक्शन मोटर में कौन सी हानि शून्य होगी। दोस्तों क्वेश्चन लिखने में थोड़ी सी गलती हो गई, दोनों ऑप्शन इसके सही है। रोटर का कॉपर लॉस भी जीरो होगा, रोटर का आयरन लॉस भी जीरो होगा। क्यों होगा मैं बता देता हूँ। हालांकि हमारा टारगेट रोटर आयरन लॉस को जीरो बताना ही था। वैसे भी ध्यान रखना 3 फेज इंडक्शन मोटर जब रनिंग अवस्था में होती है तो उसका आयरन लॉस रोटर वाला जीरो ही माना जाता है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी जीरो हो गई। अब यहाँ पर दोनों जीरो कैसे मैं बताता हूँ। देखो रोटर कॉपर लॉस का फॉर्मूला क्या है, स्लिप इनटू सप्लाई फ्रीक्वेंसी। तो देखो जब सिंक्रोनस गति पर चल रही है तो स्लिप जीरो है ना, इसलिए कॉपर लॉस जीरो। दूसरी बात यही जो है, सॉरी रोटर कॉपर लॉस का फॉर्मूला ये नहीं, रोटर कॉपर लॉस का फॉर्मूला है कि स्लिप इनटू रोटर इनपुट पावर। तो स्लिप जीरो है इसलिए रोटर जीरो हो गया। लेकिन आयरन लॉस जो है ना वो फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है। किस पर? रोटर फ्रीक्वेंसी पर। और रोटर फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला एस इंटू एफ होता है। तो जब स्लिप जीरो है तो फिर रोटर फ्रीक्वेंसी जीरो आएगी और आयरन लॉस भी जीरो होगा, यानी दोनों लॉस जीरो जीरो आएंगे। क्वेश्चन लिखने में थोड़ी सी गलती हुई थी। आगे सवाल, 3 फेज मोटर में किस गति को सिंक्रोनस गति कहा जाता है। देखिए एक तो सिंक्रोनस गति कहते हैं उसे जो इस फॉर्मूले से आती है, F इंटू 120 अपॉन पोल। दूसरी उसे कहते हैं जो स्टेटर का रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड होता है, यानी स्टेटर में जो घूमने वाला चुंबकीय क्षेत्र बनता है ना, जो पॉलीफेज सप्लाई पर ही बनता है, उसे हम सिंक्रोनस गति कहते हैं। और रोटर की गति हमेशा उससे कम होती है। सिंक्रोनस गति को कभी मापा नहीं जाता है, सिंक्रोनस गति हमेशा कैलकुलेट की जाती है, गणना की जाती है, जबकि रोटर गति हमेशा नापी जाती है और इसके लिए टेकोमीटर काम में लेते हैं। अगला हमारा सवाल है कि 10 HP 3 फेज मोटर के लिए बैकअप फ्यूज की रेटिंग कितनी होगी। दोस्तों सामान्यतः 3 फेज की जो मोटर होती है उसमें फ्यूज अब यहाँ पर 35 एम्पीयर का लगेगा, ध्यान रखना 20 एम्पीयर मत कर देना। देखो 10 HP की मोटर अगर करंट के हिसाब से हम बात करें तो 15 एम्पीयर इसका करंट होगा। लेकिन मोटर जो होती है ना वो स्टार्टिंग के समय क्या है कि 5 से 7 गुना करंट लेती है, इसलिए फ्यूज़ थोड़ा सा बड़े मान का लगाते हैं, क्योंकि नॉर्मली इसमें 15-20 एम्पीयर के आसपास प्रोटेक्शन के लिए तो ओवरलोड रिले होती है, इसलिए फ्यूज अधिक मान का लगता है। यानी अगर हम घरेलू किसी सप्लाई सिस्टम में प्रोटेक्शन की बात करें ना, तब तो फ्यूज निर्धारित धारा का लगभग 1.5 गुना होता है, ठीक है। लेकिन मोटर जैसे मामले में 1.5 गुना नहीं होता, तो फिर यहाँ पर 35 एम्पीयर का फ्यूज आएगा। बस दोस्तों यही थे आज के 25 क्वेश्चन पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, वहाँ से आप ग्रुप को ज्वाइन ज़रूर करें। PDF वगैरह और इम्पोर्टेंट मैसेज वहाँ पर डालते रहते हैं। इंस्टा और ट्विटर पर आप हमें फॉलो ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।